अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक से खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में IAS 23 यानी कि बोरिंग कॉस्ट का एक छोटा सा सिनेरियो, एक छोटा सा केस जो है वो हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। और IAS 23 बोरिंग कॉस्ट की नॉलेज ज़ाहिर है आप लोगों के पास है, हमने स्टैंडर्ड्स को गो थ्रू किया। अब हम कुछ केसेस देखते हैं जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद डेवलप करते हैं और हम स्टैंडर्ड्स की भी रेलेवेंट पैराग्राफ जो है वो देखते जाएंगे साथ साथ। देखिए, ये जो केस है इसमें ये जो सवाल है ये ICAP का स्प्रिंग 2021 का सवाल है और क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें मुख्तलिफ केसेस थे जिसकी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बतानी थी। उसमें से केस नंबर 3 मैंने पिक किया है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। डिस्कस हाउ दी अबव इशू शुड बी डेल्ट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ CL, कंपनी का नाम है, फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। एक पर्टिकुलर केस मैंने पिक किया। अब देखिए, ये बोलता है CL इज कंस्ट्रक्टिंग अ पावर जनरेशन प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। CL कोई कंपनी है, ठीक है ना, और वो जो है ना वो एक पावर जनरेशन प्लांट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है अपनी फैक्ट्री के लिए। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1 Feb 2020। प्रोजेक्ट जो है वो 1 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुआ है एंड वुड कंप्लीट ऑन 30 नवंबर 2021। और 30 नवंबर 2021 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। द वर्क रिमेन सस्पेंडेड फॉर 3 मंथ्स। 3 महीनों के लिए बीच में कहीं पर काम जो है वो सस्पेंड हुआ था। IAS 23 तीन तरह की चीज़ें बोलता है कि कब आपने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करनी है, कब आपने कैपिटलाइजेशन जो है वो सस्पेंड करनी है और कब आपने कैपिटलाइजेशन को सीज करना है, यानी कि कैपिटलाइजेशन और बोरिंग कॉस्ट को बंद करना है। The work remained suspended for 3 months. The project is financed through long-term loan acquired specifically on 1st of January 2020। लोन आपने 1 जनवरी 2020 को लिया था, यानी कि जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करी उससे 1 महीने पहले लिया था। और ये स्पेसिफिक बोरिंग थी, जनरल बोरिंग नहीं थी। द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ लोन इज केप्ट इन सेपरेट सेविंग्स अकाउंट। अगर कोई अनयूटिलाइज पोर्शन है यानी कि वो उस प्रोजेक्ट पर अभी नहीं लगा तो उसको मैं एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में रखता हूँ। The accountant has deducted income of separate saving account from full year's interest on loan। अकाउंटेंट ने क्या किया है कि पूरे साल का जो इंटरेस्ट था लोन पर उसमें से जो है वो इनकम की अमाउंट को डिडक्ट किया है एंड प्रेजेंटेड द नेट अमाउंट एज फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और जो नेट अमाउंट बच गया उसको उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज अ फाइनेंस कॉस्ट शो किया, यानी कि एक्सपेंस आउट किया। अब आपने इस अकाउंटिंग इशू को IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के हिसाब से डिस्कस करना। पहले आप सिनेरियो बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। लोन लिया है 1 जनवरी 2020 को। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट स्टार्ट हुई है 1 फरवरी को। कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है 30 नवंबर 2021 को। बीच में 3 महीने ऐसे थे कि जब काम नहीं हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्ग टर्म लोन से फाइनेंस हुआ है, स्पेसिफिक बोरोइंग है। और अनयूटिलाइज पोर्शन को हम जो है वो सेपरेट सेविंग अकाउंट में रखते थे, ये भी ठीक है। अकाउंटेंट ने पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस साल का कैलकुलेट किया, उसमें से जितनी इंटरेस्ट इनकम आई वो माइनस करी और जो अमाउंट बना वो फाइनेंस कॉस्ट में चार्ज कर दिया। अब पहले हम इसका ICAP का आंसर पढ़ते हैं और साथ में हम जो है वो IFRS IAS को भी रेफर करते जाएंगे। मैं IAS जो है वो भी ओपन करूंगा आपके सामने और चाहूंगा कि मैं आपको उसके रेलिवेंट पैराग्राफ्स बताता रहूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि IAS 23 क्वालिफाइंग एसेट की बात करता है, तो क्या पावर जनरेशन प्लांट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं, या IAS में इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई थी क्वालिफाइंग एसेट के हिसाब से या नहीं। क्वालिफाइंग एसेट की जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन जो है वो हम पूरी तो नहीं दोहराएंगे, लेकिन उसमें ही लिखा था अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरी इट्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ये बेसिक वीडियो में मैंने डिस्कस की है इसकी डेफिनेशन। लेकिन जब IAS 23 ने एग्जाम्पल दी ना कि पैरा 7 में डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्वालिफाइंग एसेट इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पावर जनरेशन फैसिलिटीज, तो इसमें स्पेसिफिकली पावर जनरेशन फैसिलिटीज की एक एग्जांपल भी दी कि पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इसकी इस सवाल में भी बात हो रही है, वो एक क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1 Feb 2020 एंड विल कंप्लीट ऑन 30 November। अब हमने जो लोन लिया है ना, हमने जो लोन लिया है, हमने लोन कब लिया है, हमने लोन लिया 1 जनवरी 2020। और हमने जो एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है वो कब स्टार्ट करी है, 1 फरवरी 2020।
अब यहाँ पर इंटरेस्ट तो जनवरी में भी चार्ज होगा, लेकिन क्या जनवरी का जो इंटरेस्ट है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है या नहीं, ये हम आईएएस की लाइट में भी देखते हैं और आईकेप के आंसर से भी डिस्कस करते हैं। पहले हम आईकेप का आंसर भी कुछ हद तक देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट टू एक्सपेंस आउट बोरिंग कॉस्ट इज इनकरेक्ट। सवाल ने ये कहा कि भाई अकाउंटेंट ने जो है वो बोरिंग कॉस्ट को यानी कि फाइनेंस कॉस्ट को इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट करा हुआ है, ये ट्रीटमेंट गलत है। गलत इसलिए क्योंकि मेरे सामने क्वालिफाइंग एसेट है, मैंने स्पेसिफिक बोरोइंग करी है, मैंने उस पर्टिकुलर एसेट को बनाने के लिए बोरोइंग करी है। एज सम बोरिंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। देखिए फिर इसने ये भी लिखा एज सम बोरिंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब ऊपर वाली अमाउंट में कुछ ऐसी बोरिंग कॉस्ट है जो वाकई में पीएनएल में जानी ही चाहिए और कुछ ऐसी है जो नहीं जानी चाहिए। Power generation plant falls under definition of qualifying asset as its construction involves substantial period. देखिए IS 23 बोरिंग कॉस्ट ये कहता है कि आप उन एसेट्स की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे जो एक सबस्टेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, ये क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन है। तो पावर जनरेशन प्लांट जो होता है जिसमें पावर जनरेट होगा और वो प्लांट आप बनाओगे तो उसमें एक सबस्टेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। देयरफॉर ये एक क्वालिफाइंग एसेट है और ये IS 23 की पैरा 7 की एग्जाम्पल्स में भी है पावर जनरेशन प्लांट, तो इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। Construction of the power plant is financed through specific borrowings, so actual borrowing cost incurred less temporary investment income on the borrowings would be capitalized. अब वो ये कहता है कि भाई कंस्ट्रक्शन जो करने के लिए आपने स्पेसिफिक बोरिंग करी है उसकी जो एक्चुअल बोरिंग की कॉस्ट है और उसमें से आपने अगर कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए वो माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो आप कैपिटलाइज करोगे। क्या हमारा IS 23 इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो आपकी बोरिंग की कॉस्ट हो उसमें से अगर आपने कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करी है किसी किस्म की तो उस पर आने वाली जो इनकम है उसको नेट कर कर आप जो है वो सब्ट्रैक्शन करो। तो चलें IS को थोड़ा सा रेफर करते हैं। अगर हम IS को रेफर करते हैं ना तो IS में जो है ना वो कुछ पैराग्राफ्स हैं जो आपसे पर्टेन करते हैं आपके, अल्लाह भला करे कहाँ गए, इंटरेस्ट की कॉस्ट से ना, ये सीजेशन सस्पेंशन वाले पैराग्राफ से, ये भी हम रेफर करेंगे थोड़ी देर में। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। देखिए बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन के जो पैराग्राफ्स हैं वो 10 से शुरू हो रहे हैं और वो ये आपको बोलता है कि कौन सी बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज करोगे। अब देखिए यहाँ पर ये 12 पैरा 12 से आपका जो है वो सवाल का ये एक्सट्रैक्ट बन रहा है। बोलता है टू द एक्सटेंट दैट एन एंटिटी बोरोज फंड्स स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, the entity shall determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization as the actual borrowing cost incurred on the borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowings. अब इसकी थोड़ी सी छोटी सी मैंने मिसाल अपनी IS 23 की जब डिस्कशन कर रहे थे तभी भी बताई थी, लेकिन जो एक्चुअल बोरिंग की कॉस्ट होती है उसमें से अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर कर रिटर्न जनरेट करा है, क्योंकि जाहिर है सारे पैसे डे वन पर इस्तेमाल नहीं होते, तो अगर आपने 5 करोड़ का लोन लिया है और 5 करोड़ का लोन लेकर 1 करोड़ इस्तेमाल हुए और 4 करोड़ जो है वो 6 महीने बाद इस्तेमाल होने हैं, तो जाहिर है आप वो इन्वेस्ट कर लोगे कुछ टाइम तक और उस पर कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर लोगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो वो जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट करोगे वो आप अपनी बोरिंग कॉस्ट में से माइनस कर सकते हो। तो ये IAS इजाज़त देता है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स भी हैं, लिहाजा ये वाली ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर मैंने कोई इनकम जनरेट करी है और फिर आगे जाकर जब हम प्रैक्टिकल सवाल देखेंगे तो उसमें हम एक सिनेरियो ऐसा भी देखेंगे कि जिसमें इसकी कंप्यूटेशन करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से इसकी वर्किंग करनी है। बहरहाल ये बिल्कुल सही है कि अगर आपने जो फंड्स हैं वो ज़्यादा थे और इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमाई तो आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा आगे एक और बात लिखता है, However, the borrowing cost will be capitalized from the date when construction actually started, that is 1st Feb 2020, rather than 1st of January. Further, the capitalization of borrowing cost should be suspended and charged to the statement of profit or loss during the 3 months when work was suspended. अब यहाँ पर अच्छा आगे भी पढ़ ही लेते हैं। The statement of profit or loss, borrowing cost on loan and interest income earned from savings account should be presented separately. अच्छा देखिए अब ये बोल रहा है कि जो बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे ना वो 1 फरवरी से करोगे, 1 जनवरी से नहीं करोगे। ऑल्दो आपने पैसे जनवरी से लिए हैं लेकिन 1 जनवरी से जो आपने पैसे लिए हैं जनवरी की जितनी बोरिंग कॉस्ट बनेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो होगी। फरवरी ऑनवर्ड्स की जितनी बोरिंग की कॉस्ट होगी
वो आप कैपिटलाइज करोगे। अब सर क्या IAS 23 इस बारे में भी कुछ जो है वो बात बोलता है कि कब से कैपिटलाइज करनी है? हाँ बिल्कुल बोलता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, शुरू के सवाल है ना, तो हम जो है वो सवालात में सारी चीज़ें डिस्कस करते करते चलेंगे। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी कि कब से आपने जो है ना वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। एन एंटिटी शेल बिकम कैपिटलाइजिंग द बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट ऑन द कमेंसमेंट डेट। द कमेंसमेंट डेट फॉर कैपिटलाइजेशन इज द डेट व्हेन द एंटिटी फर्स्ट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? इट इनकर्स एक्सपेंडिचर्स फॉर द एसेट, it incurs borrowing cost, and it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale। आगे इसकी डिटेल्स आ रही होंगी, लेकिन इसमें बोला कि बोरिंग तब कमेंस करोगे जब ये तीन शर्तें पूरी हों। ये तीन शर्तें हमने डिस्कस भी की थी अपने लेक्चर्स में। तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है, क्योंकि एंड लिखा है और नहीं लिखा। एंड का मतलब है तीनों बातें पूरी। तीनों बातों में से एक बात यह है कि आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर करी हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने खर्चा करना स्टार्ट करा हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने वो एक्टिविटी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लेकर रख दिए और आपने सोचा 3 साल बाद मैं जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा, तो 3 साल की जो कॉस्ट होगी वो P&L में जाएगी, वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगी। ये याद रखना है आपको। अच्छा, उसके बाद है फर्दर द कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्क शुड बी सस्पेंडेड एंड चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द 3 months व्हेन वर्क वाज सस्पेंडेड। अब सस्पेंशन पीरियड के बारे में भी IAS जो है वो जो है एक पैराग्राफ लिखता है और उसमें वो एक्सप्लेन करता है कि सस्पेंशन पीरियड क्या होता है। सस्पेंशन पीरियड के बारे में उसने लिखा हुआ है कि एन एंटिटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर कोई एंटिटी एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, 2-3 दिन नहीं, इतवार की छुट्टी वाले दिन के लिए नहीं, या 3 दिन की ईद की छुट्टी आ गई तो 3 दिन की कैपिटलाइजेशन ना करे, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक सब एक एक एक्सटेंडेड पीरियड हो, 2 महीने 3 महीने, जिस तरह से सवाल में 3 महीने हैं, और एक्टिव डेवलपमेंट एसेट की ना हो रही है, तो आप उस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते हो। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इस पैराग्राफ में मेंशन है, और ये एक प्रैक्टिकल आगे सवाल आ रहा है, उसमें हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसने कुछ बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि वो जो है वो एक हाई वाटर लेवल की एग्जांपल दी हुई है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सस्पेंशन पीरियड में हम कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहते हैं, लेकिन वो हम फिर सवालात में आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमारे इस सवाल में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई सस्पेंड करा है आपने 3 महीने के लिए काम, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी और कंपनी ने जो है ना वो 3 महीने काम करना छोड़ दिया। तो 3 महीने काम करना छोड़ दिया, तो हम जो हमारी बोरिंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एंड चार्ज टू दी प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दी 3 months वर्क वाज सस्पेंडेड। और इस टाइम का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बोरिंग कॉस्ट को चार्ज करेंगे। In a statement of profit or loss, borrowing cost on loan and interest income earned from savings account should be presented separately। और इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग दिखाया जाता है, और अगर कोई सेविंग्स है, किसी इनकम अर्न करी है आपने सेविंग्स अकाउंट में, वो सेपरेटली दिखाई जाती है। तो मेरे ख्याल में ये तो पूरा हमारा सवाल हो गया। ठीक है, और इसको हमने डिस्कस कर लिया, और अब आप इसको लिख सकते हैं। और अब जो है हम आगे मुश्किल सवालात पे जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशंस जो है वो करेंगे। आप इस सवाल को बड़े अच्छे से रीड करिएगा और फिर अगले सवाल पर बढ़िएगा। बहुत शुक्रिया।